किस पे बात कर रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रहे हैं, है ना। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रहे हैं, मतलब कि द करंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज 5%, राइट। मुझे पता है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास जो इकोनॉमिक सिनारियो है उसमें क्या है, पर्टिकुलर कंडीशन कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 5%। तो पॉजिटिव ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, है ना, एंड व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी। ठीक है, व्हाट वाज मतलब कि मेरा कितना चीजें थी, है ना, कि अनएम्प्लॉयमेंट पिछले साल 5%, 4% थी, इस साल वो अनएम्प्लॉयमेंट 6% हो जाएगी। अगले साल का प्रिडिक्शन है कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम थोड़ा कम करके 4% पर लेके आएंगे। सो वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग फ्रॉम फैक्ट्स एंड फिगर्स, एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स के एनालिसिस से हम यहां पे बात कर रहे हैं। स्कीम्स, हाँ बहुत सारी स्कीम्स होती है, पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस होते हैं, है ना। आईटी सेक्टर कैसे वर्क कर रहा है, कौन से सेक्टर में हमको क्या इन्वेस्टमेंट करना है, एफडीआईज बढ़ाने हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो गवर्नमेंट एक अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए कर सकती है। लेकिन पॉजिटिव का मतलब समझो, पॉजिटिव बात किस चीज की कर रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स की। ठीक है, दूसरी चीज व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। ठीक है, ये टाइप के स्टेटमेंट्स जो होते हैं, दीज आर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिटिव स्टेटमेंट्स। नॉर्मेटिव हमेशा किस चीज की बात कर रहे हैं, वैल्यू जजमेंट्स की बात करता है, ओपिनियंस की बात करता है कि इंडियन इकोनॉमी में बिल्कुल इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, महंगाई नहीं होनी चाहिए, है ना। उसके बाद अगर मैं मूवी की बात करूं तो ये चीज बोले कि भाई मूवी तो बिल्कुल एक अलग ही सुपरमैन या फिर बैटमैन जैसी मूवीज होनी चाहिए, है ना, कि इंडियन मूवीज का स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो डीसी या मार्वल कॉमिक्स जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन या फिर कोई बंदा अपनी ओपिनियन दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जनरली हैव अ स्टेटमेंट लाइक व्हाट ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है, पहला कि नॉर्मेटिव एनालिसिस इज जनरली अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी, एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, उसके बाद देखो पॉजिटिव एनालिसिस जब भी हम करते हैं, क्योंकि दीज आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो यहां के फैक्ट्स हमेशा वेरीफाइबल होते हैं। ठीक है, वेरीफाइबल कैसे होते हैं, क्योंकि बेस्ड ही किस पर है, कोई फैक्ट या फिगर पे। आज मैं ये चीज बोलूं कि बेटा ग्रेविटी जो है ना, वो वर्क करती है, तो दिस इज वेरीफाइबल ना, कि आपने सेब ऊपर फेंका तो सेब नीचे ही आ रहा है, तो दैट ग्रेविटी इज वेरीफाइबल। ठीक है, लेकिन नेगेटिव नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरीफाइबल बिकॉज दे आर ओनली ओपिनियंस। ठीक है, उनको हम किसी भी चीज से वेरीफाई नहीं कर सकते। आज अगर हम ये चीज बोले कि इंडियन इकोनॉमी जो हुआ है वो वर्ल्ड में सबसे तेज ग्रो होनी चाहिए, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। अगर मैं ये चीज बोल रहा हूं कि इंडियन इकोनॉमी आज 4th रैंक पर है या 6th रैंक पर है, दैट इज द पॉजिटिव स्टेटमेंट, बिकॉज आई नो द फैक्ट्स एंड फिगर्स, और उसके बेसिस पे मैं स्टेटमेंट्स दे रहा हूं। ठीक है, तीसरी चीज, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, जनरली आप उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकाल रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट, कि मैंने ये चीज बोली कि इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 5%। जब मैं ये फैक्ट को वेरीफाई करने गया तो मैंने पाया कि जो इंडियन इकोनॉमी है इट्स ग्रोइंग एट 7%। तो दिस स्टेटमेंट कैन बी ट्रू, कैन नॉट बी ट्रू, डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स, है ना, या फैक्ट वेरिफिकेशन। लेकिन क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ओपिनियन है ना। हो सकता है बेटा तुम ये चीज बोलो कि देश में पावर्टी नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा बोले कि नहीं देश में पावर्टी होनी चाहिए। अगर देश में पावर्टी नहीं है तो फिर लो लेवल ऑफ वर्क कौन करेगा? तो दिस इज वैल्यू जजमेंट। किसी के लिए वो स्टेटमेंट सही हो सकता है, किसी के लिए वो स्टेटमेंट गलत हो सकता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल क्या है इसके बोलोगे बेटा? जनरली अगर कोई एग्जाम्पल पूछे, है ना, तो हम यहां पे ये चीज बोल सकते हैं कि जैसे जीडीपी
ऑफ इंडिया या फिर जीडीपी ऑफ इंडिया इज 7%, व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इट इज? पॉजिटिव स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ठीक है, इन 2047 जीडीपी ऑफ इंडिया विल बी $5 ट्रिलियन, पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पर भी हम करंट फैक्ट से लेके एनालिसिस करके फ्यूचर की कंडीशन निकाल रहे हैं। $4 ट्रिलियन, अप्रोक्सीमेटली $4 ट्रिलियन इन द पास्ट वीक। कौन से रैंक पर आती है हमारी इकोनॉमी, है ना? लास्ट वीक बेटा वी हैव गॉट 6th रैंक, तो करंट लास्ट वीक में हमारी इकोनॉमी रैंक हो गई है, यूएस की है बेटा। द फर्स्ट कंट्री विद द हाईएस्ट जीडीपी इज अमेरिका विद $32 ट्रिलियन। ठीक है, देन यू हैव चाइना विद $20 ट्रिलियन, उसके बाद आती है जापान, देन यू हैव यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, एंड देन नाउ इंडिया। ठीक है, तो हमारी अब जो 4th रैंक पे थी, अब हम 6th रैंक पे आ गए। ठीक है, पर टॉप 2 हमेशा बेटा यही कंट्रीज रही है ना? फर्स्ट इज यूएस एंड सेकंड इज चाइना, एंड यूएस और चाइना का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। तुम सोचो, यूएस इकोनॉमी इज $32 ट्रिलियन इकोनॉमी, है ना, एंड चाइनीज इकोनॉमी इज $20 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब यहाँ पे गैप भी $12 ट्रिलियन का है। ठीक है, और हम अभी $4 ट्रिलियन पर ही है। हम में और चाइना में भी 16 ट्रिलियन का गैप है। ठीक है, तो यही बात है कि अब इन इकोनॉमीज को ओवरपास करना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, चलो लाओ बेटा बुक लाना जरा, लिखो बेटा डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तुम बेटा कहां थी इतने दिन? ऑनलाइन आई थी? ऑनलाइन तो तू बात ही नहीं करती बेटा, तो मुझे कैसे पता चलेगा तू ऑनलाइन आई थी? हाँ, ऑनलाइन कोई भी बच्चा बात नहीं करता, बस सुनता ही रहता है। हाँ, रुद्र, शुभी, प्रतीक, कोई डाउट भी नहीं होता ना ऑनलाइन किसी को? देखो, ऑनलाइन बेटा किसी को कोई डाउट है, एटलीस्ट ऑनलाइन सब लोग प्रेजेंट है, हाँ या ना? हो जाते हैं क्या? अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। चलो लिखो बेटा, सबसे पहले बेसिस पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। ठीक है, हाँ, सबसे पहला जो बेटा कॉलम है दैट शुड बी बेसिस, जैसे ये। नहीं, जरूरी नहीं है, मतलब बेसिस जनरली थोड़ा एक और क्लैरिटी दे देता है कि हम क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बेसिस हमेशा लिखना है। इफ यू नो द डिफरेंसेस एज वेल दैट इज ऑल्सो फाइन। चलो, सो फर्स्ट इज बेसिस, सेकेंड इज योर पॉजिटिव, एंड थर्ड इज योर नॉर्मेटिव। हाँ हाँ, डिफरेंसेस ही लिख रहे हैं बेटा अपन। चलो सबसे पहले बेटा मीनिंग लिखो, फर्स्ट बेसिस इज मीनिंग। मुझे समझ में नहीं आता इसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्यों बोला जाता है। इट्स मोर ऑफ अ पॉजिटिव एनालिसिस, है ना? हेलो, हाँ सर, मैं बस अभी जरा क्लास ले लूँ फिर करता हूँ आपको। मैं हो जाऊंगा 5:15 तक, गीता भवन जाना है ना।
अरे मुझे वो है ना, वो पैम्पलेट्स और उसकी बात करनी थी, गीता भवन के लिए बनवाने हैं अपन को। तो एक बार आप पूछ के मेरे को, हाँ, पूछ के को, हाँ, तो 5,000 अपन को बनवाने हैं। एक बार मेरे को कॉस्टिंग वॉस्टिंग पूछ के बता दो आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, चलो। लिखो बेटा, इट डील्स विथ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में लिखो, इट डील्स विथ इकोनॉमिक एनालिसिस, it deals with economic analysis as these happens। ठीक है, जब हो रहा है तभी हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, कि आज देश में 5% अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, चलो इसी में लिख लो बेटा, रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हाँ, ज्यादा भी कम क्यों है मतलब? क्योंकि बेटा हमारे ऑलरेडी जब इंडिपेंडेंस हुए थे तब हमारी जीडीपी कुछ भी नहीं थी। हमारी पर कैपिटा इनकम सोचो कितनी होगी साल भर की, एवरेज इनकम कितनी होगी अंदाजन? 15,000 साल भर की पर कैपिटा। एवरेज इनकम बात बोल रहा हूँ एक बंदे की इंडिया में। हाँ, 1947 की बात कर रहा हूँ। 60-70 थाउजेंड। आज की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, 1947 की बात कर रहा हूँ। 230 रुपीज पर एनम, दैट वॉज योर एवरेज पर कैपिटा इनकम। अब वहां पर से हम आज की एवरेज पर कैपिटा ऑलमोस्ट 120-130 लाख रुपीज पर एनम। ठीक है, तो डिफरेंस है। और ग्रो करने के लिए टाइम भी लगता है। वी हैव टू स्टडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन क्लास 12। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या कंडीशन थी। देखो, आज की सिनेरियो जानने के लिए तुमको पुराना सिनेरियो पता होना चाहिए कि हम कैसे चालू किए। ठीक है, इसीलिए हम अभी भी इस हिसाब से बहुत पीछे नहीं है, है ना। बहुत मेजर कंट्रीज को हमने डिफीट किया है, जैसे जर्मनी हो गया, है ना, जो ये सब डेवलप्ड नेशन है, ये हमसे पीछे। 4 से 6 है क्योंकि अभी डॉलर प्राइस बहुत इन्फ्लेट हो रहे हैं, और जो ये सब नॉमिनल जीडीपी निकाली जाती है डॉलर टर्म्स में निकाली जाती है। सो व्हेन यू कन्वर्ट इंडियन रुपी इनटू अ डॉलर, और डॉलर इंडियन रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, तो वो कन्वर्जन के कारण $4 ट्रिलियन है। यस, ठीक है, रुपी कन्वर्जन के कारण और कम हो रही है वो। और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर जैसे हमारी $4.12 ट्रिलियन है तो यूके की $4.2 ट्रिलियन है। बहुत कम गैप है ना। तो वो ऐसा नहीं कि बहुत मेजरली ये लोग आगे बढ़े हमसे। 120, 120, 125 यूरोज नहीं है। यूके की यूके की पाउंड है, स्टर्लिंग पाउंड, है ना। चलो, इसमें लिखो बेटा, रिलेट टू व्हाट वाज रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हाँ, यूरोपियन जोन की, यूरोजोन की यूरो है। ठीक है, यूरोजोन में एक कंट्री है जिसकी खुद की करेंसी भी है। पता करके आना कौन सी करेंसी है, कौन सी कंट्री है। फ्रांस की कौन सी खुद की करेंसी है? ऐसी एक कंट्री है जिसकी खुद की करेंसी भी है, बट है पार्ट ऑफ यूरोजोन। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की खुद की कौन सी करेंसी है? स्विस फ्रैंक्स। यस, अप्रोक्सीमेटली यूरो के आसपास ही चल रहा है। ठीक है, चलो, नॉर्मेटिव में लिखो बेटा,
नॉर्मेटिव डील्स विथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इट डील्स विथ ओपिनियंस, opinions of economists, related to a economic problem. इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब यहां पे वैसे इकोनॉमिस्ट होते हैं जिनके सामने कोई भी बात लेके जाओ, प्रॉब्लम लेके जाओ, तो वो हमेशा बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन की बात करते हैं, है ना, कि अरे हम आज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये लोग क्या बोलेंगे, अरे अनएम्प्लॉयमेंट तो होनी ही नहीं चाहिए, है ना, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है. ठीक है. जनरली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ना एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन होनी चाहिए, और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स उस पर वर्क करने की कोशिश करता है ना. ये चीज याद रखना कि यहां पर एक्चुअल चीज है और यहां पर एक वैल्यू जजमेंट या ओपिनियन है. चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसमें. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, इस एनालिसिस में क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं जनरली. स्टेटमेंट्स सच एज what is, what was, and what will be. What is, what was, and what will be. ठीक है. यहां पर कैसे स्टेटमेंट्स बोले जाते हैं बेटा. स्टेटमेंट्स सच एज what ought to be. कैसे स्टेटमेंट्स होते हैं. what ought to be, क्या होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट लिखो बेटा. वेरिफिकेशन. नहीं लास्ट नहीं है ना. मैं डिफरेंस लिखवाऊंगा बेटा तो 4 5 6 डिफरेंसेस से हम तो लिखवाता ही नहीं हूं मैं, है ना. कभी ये क्वेश्चन 6 मार्क में आएगा तो एटलीस्ट 6 डिफरेंसेस तो होने चाहिए. ठीक है. चलो बिल्कुल पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में डिफरेंस 6 मार्क्स में, है ना. देखो कई स्कूल इंक्लूड करते, है ना. सीबीएसई भी एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करता है मार्क्स में. ऐसा नहीं है कि तुमने एग्जाम्पल लिखे तो उसको इंक्लूड नहीं करते. करते हैं. वेरीफाइबल जनरली यहां पर क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है, तो दीज आर वेरीफाइबल. तो लिखो बेटा. एज इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, hence are verifiable. ठीक है. hence are verifiable for truth. अरे इतना तो तू बेटा, है ना. hence are verifiable for truth. यहां पर क्या है बेटा. as these statements are opinions, hence are not verifiable at all.
है ना, हर किसी की ओपिनियन अलग अलग हो सकती है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि किसकी ओपिनियन सही है और किसकी ओपिनियन गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है वैल्यू जजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू जजमेंट। इसमें लिखो बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट्स। क्योंकि ये तो फैक्ट ही है ना, मेरे जजमेंट करने ना करने से ये चीज बदल तो जाएगी नहीं, है ना, कि आज मैं सोचूं कि अरे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बुरी चीज है, बट फैक्ट तो है कि अनएम्प्लॉयमेंट 6% है ना, तो दिस डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट्स। और यहां पे क्या है बेटा, इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट्स। नेक्स्ट लिखो क्लासिफिकेशन एज ट्रू और फॉल्स। क्लासिफिकेशन एज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसमें लिखो बेटा, स्टेटमेंट्स may be true और false, है ना, स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं। है ना, आज मैंने ऐसे ही बोल दिया कि पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस इज अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, हेंस इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, बट इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्या, किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया की, चाइना की? इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ठीक ठीक है। हाँ बेटा, हम नंबर 1 पर है। ठीक है, चलो हमारे बाद चाइना आता है, हम अभी नंबर 1 पर है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। चलो, और बुरी बात है, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है उस पर हैवी इकोनॉमिक बर्डन होता है। राइट, वही बात है कि अभी ग्रोथ में पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा हर्डलिक सिचुएशन क्रिएट कर रही है। ठीक है, चलो, इसलिए तो हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन या नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो अब मेरी पर कैपिटा, अगर मेरी पॉपुलेशन ज्यादा है तो मेरी पर कैपिटा इनकम अपने आप क्या होगी, कम होगी। हम्म, हाँ, तो पर कैपिटा नहीं, पर कैपिटा इनकम सिर्फ एवरेज इनकम बता रहा है, एवरेज पर कैपिटा बता रहा है। पर कैपिटा कभी भी एग्जैक्ट डिफरेंसेस नहीं बताता कि इकोनॉमी में कितने रिच, कितने पुअर या डिस्पैरिटी कितनी, ये चीज के इंडिकेटर्स नहीं है। हाँ, पर कैपिटा इनकम तो अगर ये 2 लोग हैं तो 1 लाख और 5,000, तो 1,05,000 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज एवरेज पॉपुलेशन इज, एवरेज पर कैपिटा इनकम इज 52,500। जो कि मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये डिस्पैरिटी नहीं बताता, इट इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ डिस्पैरिटी, उसके लिए अलग इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन एवरेज पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा इनकम जनरली एक सेंस देता है कि तुम्हारी एवरेज इनकम कितनी बढ़ रही है और कितनी घट रही है। ठीक है, चलो, यहां पे क्या है बेटा, स्टेटमेंट्स कैनॉट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, देखिए यहां पर के स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं, यहां के स्टेटमेंट तो
ट्रू और फॉल्स की कैटेगरी में ही नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो क्या है, ओपिनियंस है। ठीक है, तो आप उसको ट्रू और फॉल्स के कैटेगरी में ही कंसिडर नहीं कर सकते। चलो, हाँ, चलो लास्ट में बेटा एग्जांपल्स लिख लो। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के एग्जांपल होंगे जैसे कि जीडीपी ऑफ इंडिया इन ईयर 25-26 इज $4 ट्रिलियन। ठीक है, करंटली द इंटरेस्ट रेट इज 5%। ठीक है, करंटली द इन्फ्लेशन रेट इज 3%। दीज 60% ऑफ जीडीपी, है ना, वेरी हाई डेट टू जीडीपी रेशियो। US is currently more higher. They have like 70-75% debt to GDP ratio. Highest is China, 60 नहीं 79-80% of debt to GDP ratio. पढ़ोगे बेटा, सब पढ़ोगे, अभी सब पढ़ना ही है। इकोनॉमिक्स इज अ वास्ट पूल, है ना, जितने क्वेश्चंस तुम इकोनॉमिक्स में सोच सकते हो, इकोनॉमिक्स में उससे ज़्यादा आंसर्स है ना। तुम जो चीज़ दिमाग में आ सकती है इकोनॉमी को लेके, है ना कहीं वो तुमको रिलेट करने को मिल जाएगी। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अभी करंटली हम लोन कम करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज द लोन इज वेरी हाई, डेट टू जीडीपी रेशियो इज वेरी हाई। हम चाहते हैं कि 50% के अंदर डेट टू जीडीपी रेशियो आ जाए। पहली चीज़, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, मतलब करंट ईयर्स ऑफ बोरोइंग्स वर वेरी हाई। अप्रॉक्सीमेटली कोविड के कारण बहुत ज़्यादा लोन लेना पड़ा था, तो ऑलमोस्ट 6% के ऊपर हमारा फिजिकल डेफिसिट था, जो अब कोशिश कर रहे हैं। करंटली तो 4.1 के आसपास हो गए, वी आर ट्राइंग कि 3.5 के अंदर वो चीज़ आ जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि डेट टू जीडीपी रेशियो और फिजिकल डेफिसिट कंट्री का कम होता जाए। अब बेटा $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो 60% अगर उसका तो निकाले तो $2.4 ट्रिलियन लोन है, और उस पर हर साल हम इंटरेस्ट भी भरते हैं, राइट। तो तू उसका अंदाजा निकला है। हाँ, यही तो बात है ना। ठीक है, चलो। वर्ल्ड बैंक इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। जनरली वर्ल्ड बैंक जो है, ये यूनाइटेड नेशंस और इन सब ने मिलके एक वर्ल्ड बैंक बनाया हुआ है। ठीक है, और ये अलग अलग चीज़ों पे काम करता है। एक तो रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक आता है इसके अंदर, विच वर्क ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री। तो उसके अंदर फिर लोन्स दिए जाते हैं। तो हम जैसे 1991 में हमने IMF और वर्ल्ड बैंक से रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन्स लिए। पढ़ोगे, सब पढ़ना है ना। चलो, यहाँ पे तुम्हारे नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स कैसे होंगे बेटा, जनरली कि सेविंग इज अ वर्च्यू, है ना, कि जितना ज्यादा सेव करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होता है। जनरली ये एक ओपिनियन है। ठीक है, जैसे एक और स्टेटमेंट हो सकता है कि मनरेगा विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। दिस इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कि फैक्ट्स एंड फिगर्स, व्हाट इज मनरेगा। मनरेगा विल सॉल्व, हाँ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2004। ठीक है, सो मनरेगा एक्ट विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सो दिस इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, मनरेगा विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया।
और यहां पर इसी का स्टेटमेंट क्या हो सकता है बेटा? करंटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज 6%। ठीक है, सो दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में चीजें समझ में आई। दीज आर नॉट द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। कई बुक्स में इसको ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, बट जनरली इट इज अ टाइप ऑफ एनालिसिस, हाउ इकोनॉमिक एनालिसिस इज टू बी डन। either it is done on a positive analysis side or either we can done it on a normative analysis side. Generally normative analysis हमेशा किस चीज की बात करता है? वैल्यू जजमेंट्स की बात करता है, आइडियलिस्टिक सिचुएशंस की बात करता है, एंड जनरली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक पैरामीटर सेट करता है कि हमको यहां से यहां पहुंचना है। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो आज में करंटली चीजें चल रही हैं, कैसे चल रही है ना, पहले क्या थी, फ्यूचर में इसका एस्टिमेट कितना है, ये सब चीजें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की अंदर एनालिटिव स्टेटमेंट्स आते हैं। दीज पॉजिटिव स्टेटमेंट्स मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर out of the boundary of true and false because these are the opinions. पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में वैल्यू जजमेंट्स होते हैं, नहीं होते हैं। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में सबके वैल्यू जजमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव स्टेटमेंट्स मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर नॉट इन द टर्म्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। वेरिफिकेशन इनका किया जा सकता है बिकॉज दीज आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स का कोई भी वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, है ना। इसको लिखाऊंगा नहीं आज, आज इसको सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा कि जनरली टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज कैसे होती है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, देखो एक किसी भी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर उसके सोशल स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री? हाँ भाई, सबने 10th में सोशल साइंस पढ़ा है। अ कंट्री, किसी भी कंट्री का सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? मीडिया। अरे सोशल मीडिया की बात थोड़ी ना कर रहा हूं यहां पे। सोशल मीन सोसाइटल, सोसाइटल स्ट्रक्चर कि जनरली गवर्नमेंट कैसी होती है, कैसे चुनी जाती है, दीज ऑल आर द सोसाइटल स्ट्रक्चर। इंडिया में गवर्नमेंट कैसे चुनी जाती है बेटा? इंडिया का सोसाइटल स्ट्रक्चर क्या है? मोदी जी कैसे चुन के आए? इलेक्शन। तो दैट मीन्स कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर क्या है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक, वी हैव इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, कि वहां के लोग कैसे अपने लीडर को चुनते हैं या किसी भी देश के लीडर को कैसे चुना जाता है। ठीक है, चलो जापान का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? मॉडर्न। मॉडर्न कैसे हो सकता है ना, या तो डेमोक्रेसी होगी या कोई और फॉर्म होगा, है ना। वहां का हाईएस्ट अथॉरिटी कैसे चुनी जाती है, या हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होता है जापान में? हु इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन जापान? हम्म, यूनाइटेड किंगडम में हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है बेटा? किंग है। तो मतलब यूके का सोसाइटल स्ट्रक्चर कैसा है? मोनार्की, राइट।
तो जापान का सोसाइटल स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज ऑल्सो अ मोनार्की। यस, सो जापान में हाईएस्ट अथॉरिटी इज किंग। ठीक है, किंग नाहुटो इज द करंट किंग ऑफ द जापान। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टीज बनती है। द गवर्नमेंट इज इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म बट द हाईएस्ट सोसाइटल स्ट्रक्चर इज मोनार्की। सेम विद द यूनाइटेड किंगडम। सो यूनाइटेड किंगडम में भी क्या होता है बेटा कि हाईएस्ट अथॉरिटीज किंग और क्वीन, और उसके अंदर दे फॉर्म अ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय पीपल। तो इट इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नॉट द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ मोनार्की। ठीक है, मोनार्की कभी भी डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकती। मोनार्की मतलब आज प्रिंस है, उस किंग है, उसका बेटा है प्रिंस, वो किंग बनेगा, फिर उसका लीनिएज चलता है यहाँ पे। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जनरली जितने यूरोप के देश है वहां पर कैसा स्ट्रक्चर है? फ्रांस का कैसा स्ट्रक्चर है? डेमोक्रेटिक व्हाट? गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक मीन जो हाईएस्ट अथॉरिटी है। स्पेन, स्पेन इज ऑल्सो मोनार्की। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियंस आर मोनार्की, है ना? ये चीज याद होनी चाहिए बेटा। जनरली स्पेन क्या? हम्म, जनरली जो पूरी यूरोपियन यूनियंस है ना, तो उनके जो किंग और क्वीन है ये सब आपस में ही रिलेटिव्स है, दूर दूर के, है ना? कि तुम ध्यान से पढ़ोगे बेटा तो यूनाइटेड किंगडम के भी जो प्रिंस थे, है ना, उन्होंने शादी करी थी फ्रांस की क्वीन से। तो ये सब आपस में डिस्टिंक्ट रिलेटिव्स ही है। प्रिंसेस डायना नहीं, कि ये क्वीन विक्टोरिया के टाइम की बात है ना? तो तुम देखोगे एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, इसलिए और वॉर का अब कोई सिचुएशन भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो यहाँ पे काम करती है ना, इनको अब पहले से पता है कि मेरी टेरिटरी इतनी है, फ्रांस की टेरिटरी फ्रांस वालों को पता है कि इतनी है, अब मुझे वो टेरिटरी एक्सपांड नहीं करनी है। वी आर लिविंग, जैसे यूनाइटेड किंगडम के किंग और क्वीन अपनी रॉयल लाइफ जी रहे, ठीक है, उनको अब कोई लेना देना नहीं है कि मैं यूनाइटेड किंगडम में और चीजें लेके आऊँ। उनको जितने पर्क्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं दे आर हैप्पी विद इट, है ना? चलो, तो देखो एक तरीके की जो सोसाइटल स्ट्रक्चर होता है बेटा वो ही इकोनॉमी की थिंकिंग के कारण इकोनॉमिक क्या वो यूज करता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है ना? तो जनरली जहां पर सेंट्रली चीजें ऑथोराइज्ड है ना, तो वहां पर की इकोनॉमी होती है बेटा जनरली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि सारे डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें कहां ली जाती है? सेंटर में ली जाती है। मतलब कोई एक हाईएस्ट अथॉरिटी है हु विल टेक ऑल द डिसीजंस ऑफ द इकोनॉमी। इसके अपोजिट टोटल कॉन्ट्रास्ट में जो इकोनॉमी होती है वो होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या इसको हम बेटा फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहां पे सारे डिसीजंस जनरली मार्केट ड्रिवन डिसीजंस होते हैं। यहां पर प्रोडक्शन कितना करना है वो भी एक प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है, कंजम्पशन कितना करना है एक कंज्यूमर पे डिपेंड करता है। यहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है कि गवर्नमेंट ये चीज बोले कि नहीं तुम इससे ज्यादा खाना नहीं खा सकते, है ना? ऐसा नहीं होता। बट जैसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जनरली राशनिंग की जाती है। जैसे चाइना में हर महीने का एक कोटा मिलता है कि आपको 10 किलो राइस ही आप खरीद सकते हो मार्केट में, इससे ज्यादा राइस आप नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है, सेंट्रली डिसीजन ऑफ कंजम्पशन भी कौन कर रहा है बेटा? एक सेंट्रल अथॉरिटी कर रही है। ठीक है, और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब यहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हाईएस्ट होता है सेंट्रली प्लान में,
कि गवर्नमेंट हर डिसीजन गवर्नमेंट अपने हिसाब से लेती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन सबसे कम होता है ना। यहां पर गवर्नमेंट जनरली सिर्फ फैसिलिटेटर रोल प्ले करती है। फैसिलिटेटर मतलब कि बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंसेस, दीज आर द बेसिक हेल्थ केयर बेसिक फैसिलिटीज विच गवर्नमेंट प्रोवाइड। जैसे यूएस इकोनॉमी है, यूएस इकोनॉमी में कोई भी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है जो खुद का प्रोडक्शन करती है। इंदौर के लिए बजट कितना मिला था? गवर्नमेंट जो देती है, गवर्नमेंट बजट नहीं देती, सीएम खुद ही बजट निकालता है। हमारा कुछ 3000 करोड़ ऐसा कुछ बजट था, बट जितना का बजट है उतना ही मध्य प्रदेश कर्जे में भी है। 100% डेट टू जीडीपी रेशो है ना। तो बेटा जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये शायद मैं कर्जा नहीं चुकाऊंगा, लेकिन तुम जरूर ये इनके कर्जे आने वाले टाइम में चुकाओगे। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो क्या चीज होती है, कुछ फिगर्स ऐसे बताए जाते हैं, हाँ इंदौर से शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। यू नेवर नो कि आने वाले टाइम में इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो क्या हो, ठीक है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि यू नेवर नो कि क्या कंडीशंस है। लेकिन देखो इकोनॉमिक एनालिसिस सिर्फ एक टर्म को पढ़ के हम नहीं करते हैं। आज हमने सिर्फ ये चीज बोली कि अरे बाप रे 3000 करोड़ का बजट जो है वो मध्य प्रदेश सरकार निकाल रही है, तो दैट अलोन इज नॉट अ पैरामीटर टू से कि इंदौर कितना या मध्य प्रदेश कितना डेवलप हो रहा है या फिर ये कितना अच्छा और कितना बुरा है। आपको दूसरे पैरामीटर्स भी देखने पड़ेंगे, है ना। अभी करंटली ही रिपोर्ट आई थी बेटा, जिस दिन बजट आया था मध्य प्रदेश का उसी दिन आया था कि 102% ऑफ डेट जीडीपी रेशियो है। मतलब हमारा अभी करंटली डेट मध्य प्रदेश के बजट से भी ज्यादा है, कि सरकार इतना उधार ले रही है मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो ये चीज, हाँ बहुत सारी वर्ल्ड बैंक से उधार लेते हो बेटा आप, सेंट्रल गवर्नमेंट से उधार लेते हो, है ना, दूसरी दूसरी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है उससे उधार लेते हो, पब्लिक से उधार लेते हो, बहुत सारे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और ये सब चीजें जब आती है, हाँ तुम्हारे लिए होता है। तो टैक्स तो यूज हो ही रहा है, टैक्स खत्म हो गया, उसके ऊपर उधारी चल रही है। लिमिट होती है ना, आपको एक सर्टेन टाइम अमाउंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में पे करना पड़ता है। है ना बेटा, ऑनलाइन क्लास चल रही है, नहीं खाते कोई नहीं खाता कुछ, है ना। हमारी सरकार वेलफेयर करती है लोगों का, ठीक है, दे आर मेंट फॉर द वेलफेयर, दिस इज वेलफेयर, ठीक है, वेलफेयर है बेटा। चलो, तो मिक्स इकोनॉमी क्या होगी, जो दोनों के ही फीचर्स को अडॉप्ट करती है। मतलब हमने गवर्नमेंट के हाथ में भी कुछ कंट्रोल रखा हुआ है, गवर्नमेंट यहां पे रेगुलेशन करती है चीजों का, ठीक है, और कुछ चीजें हैं जो मार्केट खुद से डिसाइड करता है। मतलब कंज्यूमर खुद का कंजम्पशन खुद से डिसाइड करता है, प्रोड्यूसर खुद का प्रोडक्शन खुद से डिसाइड करता है, लेकिन इन पे गवर्नमेंट क्या रखती है, कंट्रोल रखती है, रेगुलेशंस रखती है। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया में, कि कभी कोई कंज्यूमर के साथ गलत सिचुएशन आई तो इस एक्ट के अंदर हम पर्टिकुलर केस फाइल कर सकते हैं, है ना। जैसे जीएसटी रेगुलेशन हो गया, सेबी हो गया, स्टॉक मार्केट को क्या करती है बेटा, रेगुलेट करती है। कई बार ऐसा होता है ना कि स्टॉक प्राइसेस एकदम नीचे जाना चालू हो जाती है, तो लोगों का बहुत नुकसान होता है। अगर ये चीज नहीं होगी, कोई रेगुलेट नहीं करेगा, तो ये लॉस होता ही चला जाएगा। तो सेबी क्या बोलती है कि अगर इस थ्रेशहोल्ड के नीचे लॉस होना चालू हुआ तो आप उसी दिन स्टॉक मार्केट बंद कर दोगे। तो ये क्या है, रेगुलेशन, कि ऐसा ना हो कि लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो, ठीक है। तो तीन टाइप की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या हो गए बेटा, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहां पर एक सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट सारे ही डिसीजन लेती है। इसके एक्सट्रीम केस क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहां पर सारे डिसीजन मार्केट के थ्रू लिए जाते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन सबसे कम होता है और यहां पर गवर्नमेंट सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करती है।
मिक्स इकोनॉमी क्या होती है बेटा, जो दोनों के ही स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करती है, ठीक है, कि यहां पे गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी होती है और बाकी मार्केट अपने डिसीजंस खुद लेता है, ठीक है। जनरली जब हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात करते हैं बेटा, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सबसे बड़ा मोटिव होता है वेलफेयर मोटिव, कि सरकार लोगों के लिए काम करना चाहती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आज जैसे यूएस इकोनॉमी है बेटा, इन लोगों का मोटिव क्या होगा, मार्केट ड्रिवन है, तो सबसे ज्यादा ये लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, क्योंकि पैसा लगाया है तो बाय हुक बाय क्रुक प्रॉफिट कमाओ। जैसे बीच में जेफ बेजोस की न्यूज आई थी ना, कि कोविड उसने ही फैलाया और उसी ने उसका इलाज किया, तो उनको कोई लेना देना है क्या कि वेलफेयर है नहीं है। ये बेटा एप्स्टीन फाइल्स में उसका नाम आया था, है ना, कि दीज वर द प्लानिंग, कि हम ही कोविड को क्या करते कि जेनेटिकली मॉडिफाई करते इस वायरस को, है ना, और वायरस जब आएगा, तुम ये चीज बताओ बेटा, एक चीज समझना, एक किसी भी पर्टिकुलर वायरस का वैक्सीन आना, वायरस की बात कर रहा हूं, कोविड में वायरस कौन सा था, कोरोना वायरस, राइट। तो तुम्हें ये चीज लगती है कि एक वायरस का वैक्सीनेशन इतना जल्दी आ सकता है, एक बैक्टीरियल डिसीज का वैक्सीनेशन बहुत जल्दी आ सकता है, ठीक है। एचआईवी का वायरस अब तक वैक्सीनेशन आया ही नहीं है, एंड एचआईवी इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम पास्ट 100 years। तो वायरस का म्यूटेशन जितना जल्दी होता है ना, इतना जल्दी किसी का वैक्सीन लाना, इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो इसमें रियलिटी कितनी है और क्या है ना। अब जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी थी उनके स्टॉक प्राइसेस बहुत हाई हो गए, है ना, क्योंकि प्रोडक्शन बूस्ट होना चालू हो गया, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कम हुई, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये इंजेक्शन मुफ्त में नहीं बांटे, तुमसे पैसे लेके बांटे, ठीक है। तो यहां पर पैसे दे के तुमने इंजेक्शंस लगवाए, तो गवर्नमेंट को भी यहां पे फायदा हुआ है। क्या नहीं हुआ, तुझे नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन जनरली एक बात बता रहा हूं कि ऐसी चीजें क्या होती है कि प्लान्ड भी हो सकती है ना, मतलब इबोला वायरस, इन सब के वायरस के वैक्सीनेशन आने में बहुत टाइम लगता है। तो आज यही बात है कि यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी कैसी है, मार्केट इकोनॉमी है। तो यहाँ पे भाई बाय हुक बाय क्रुक मुझे क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं वेलफेयर हो रहा है नहीं हो रहा है जनता का, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी क्या होती है बेटा, यहां पर दोनों मोटिव होता है, वेलफेयर मोटिव भी होता है और प्रॉफिट मोटिव भी होता है, ठीक है। यहां पे वेलफेयर मोटिव भी होता है और प्रॉफिट मोटिव भी होता है, ठीक है। चलो इसके डिफरेंसेस अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हेलो, हाँ भैया, हाँ हाँ, कितना हो रहा है उसका, 450 रुपये। अच्छा, हाँ चलो आप करवा लो फिर, है ना, मैं आपको डाल दूंगा पैसे, ठीक है।